हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आज अपने जेडीएम लेक्चर्स प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th के उन सभी बच्चों का हार्टली स्वागत करता हूं जो इस वर्ष एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस चैप्टर का यह सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, मुख्य रूप से फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने द्रव्य को परिभाषित किया, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं को देखे और उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण किए। तो जो कुछ भी हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत वह द्रव्य से ही संबंधित है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जब हम द्रव्य के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं तो भौतिक गुण का मतलब होता है बच्चों, जैसे किसी पदार्थ का रंग क्या है, रूप क्या है, उसका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, आयतन, इन सारे गुणों को हम भौतिक गुणों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और कोई पदार्थ अम्लों से कैसे अभिक्रिया कर रहा है, क्षारों से कैसे अभिक्रिया कर रहा है, उस पदार्थ का संघटन कैसा है, आदि आदि बातों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस पदार्थ के रासायनिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं। तो मेनली हम लोग अगर भौतिक गुणों पर चर्चा करें तो भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण को भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो इन दोनों गुणों का ही अध्ययन करने में हमें पहली आवश्यकता महसूस होती है कि हमें बार बार उस द्रव्य का मापन करना पड़ता है। और जब भी हम द्रव्य का मापन करते हैं तो किसी भी वस्तु के मापन में बच्चों एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है और एक मात्रक की आवश्यकता होती है। कम से कम अगर एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक हो तभी हम किसी राशि को समझ सकते हैं कि यह राशि कितनी है अथवा कितनी नहीं। तो इसी प्रकार इस द्रव्य के मापन में जब हमको आंकिक मान चाहिए और आंकिक मान के साथ साथ मात्रक चाहिए, तो इसके लिए जो हमारे पास पुरानी पद्धतियां थी जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्यों का मापन करते थे, इन सिस्टम्स का नाम आप लोग परिचित होंगे, सुने होंगे। जैसे हम कहते हैं एमकेएस प्रणाली। इस एमकेएस प्रणाली में मात्र हम 3 राशियों का मापन करते थे, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। लंबाई का मात्रक हुआ करता था मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। एक सिस्टम था हमारे पास जिसे हम एफबीएस सिस्टम कहते थे। इस सिस्टम में हम लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। चूंकि ये मापन के जो सिस्टम थे और मात्रकों की जो पद्धतियां थी, इसमें 3 ही भौतिक राशियां समाहित हो सकती थी। धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ जब भौतिक राशियों का और भी विस्तार करके देखा गया तो इस एमकेएस पद्धति को एमकेएसए पद्धति में कन्वर्ट किया गया, जिसमें 3 नहीं बल्कि 4 राशियां आने लगी, लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम और विद्युत धारा। फिर भी हमारे जो द्रव्य के मापन का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया। तो अंततः सन 1960 ईस्वी में एक माप और भार का 11वां सर्व सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक ऐसी मात्रक पद्धति पर विचार किया गया जिसको हम फ्रेंच भाषा में कहते हैं ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और इसी सिस्टम का जो शॉर्ट नाम होता है इसको हम
एसआई पद्धति कहते हैं। तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो पहले हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या जिसको हम एएसआई कहते हैं। सन 1960 ईस्वी में भार एवं माप के 11वें सर्व सम्मेलन में स्वीकृत मात्रक पद्धति को मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं। इसे ही संक्षिप्त रूप में एसआई पद्धति कहते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें 1960 ईस्वी में एक ऐसी मात्रक पद्धति को स्वीकृति मिला जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कई सदस्य देशों द्वारा इस पर फ्रांस में हस्ताक्षर हुए। तो मात्र यह एक मात्रकों का सिस्टम है जो अभी अभी हम कह रहे थे, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएसए सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंतर्गत, जिसको हम एसआई सिस्टम कह रहे हैं, इस सिस्टम के अंतर्गत 7 आधार राशियां मानी गई। आधार राशियां जिसको हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मूल राशियां कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। उसी को हमारी एनसीईआरटी में आधार राशि से संबोधित किया गया है। और उन मूल राशियों के जो मात्रक होते थे, जिन्हें हम मूल मात्रक की संज्ञा से जानते थे, उन्हें अब आधार मात्रक भी कहा जा रहा है। आधार राशियां कहने का मतलब कि ये जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या एएसआई सिस्टम में 7 राशियां मानी गई हैं, ये 7 राशियां बिल्कुल ही स्वतंत्र होती हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए हमें किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। यही आधार राशि की परिभाषा होती है कि वे भौतिक राशियां जो अपनी उत्पत्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम मूल राशियां या आधार राशियां कहते हैं। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक या आधार मात्रक कहते हैं। तो अब हमें यही देखना है कि इस एएसआई सिस्टम में कौन कौन से 7 आधार राशियां हैं, उन आधार राशियों के लिए हम किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं, उसमें किस आधार राशि के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है और उस मात्रक के किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम हेडिंग लगा दिए हैं, एसआई पद्धति की आधार राशियां एवं मात्रक। यहाँ आधार भौतिक राशि का नाम लिखा गया है, यहाँ इस राशि का प्रतीक लिखा गया है, यहाँ प्रत्येक राशि का एसआई मात्रक लिखा हुआ है और यहाँ पर इस मात्रक का प्रतीक लिखा हुआ है। वैसे पहली आधार राशि होती है लंबाई। इस लंबाई का प्रतीक है स्मॉल एल। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और इस मीटर के लिए हम प्रतीक के रूप में स्मॉल एम का प्रयोग करते हैं। दूसरी आधार राशि द्रव्यमान है, जिसका सिंबल स्मॉल एम है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है और किलोग्राम का प्रतीक स्मॉल से के और जी दोनों लेटर लिख लिया जाएगा। ध्यान रहे कि के और जी दोनों लेटर स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तीसरी आधार राशि समय है, जिसे हम प्रतीक के रूप में स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड है और इस सेकंड के लिए हम स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं। चौथी आधार राशि विद्युत धारा है, जिसके लिए प्रतीक में कैपिटल आई यूज किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और इस एम्पियर का प्रतीक कैपिटल ए से लिखा जाता है। पांचवी आधार राशि है उष्मागतिक तापमान, जिसके लिए प्रतीक में कैपिटल टी यूज किया जाता है। इसका एसआई मात्रक केल्विन है और इस केल्विन का प्रतीक कैपिटल के है। छठी जो आधार राशि है, इसे हम ज्योत तीव्रता कहते हैं। इसका प्रतीक कैपिटल आई के बाद वी है। एसआई मात्रक इसका कैंडिला है और कैंडिला का प्रतीक स्मॉल लेटर में सी और डी लिखे जाते हैं, सी डी। और जो सातवीं आधार राशि है, इसे हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। इस पदार्थ की मात्रा के लिए प्रतीक यूज किया जाता है स्मॉल एन।
इसका एसआई मात्रक मोल होता है और इस मोल का प्रतीक स्मॉल लेटर में हम MOL लिखते हैं। इस तरह ये 7 आधार राशियां हैं और 7 उनके आधार मात्रक हैं। इनको इसलिए भी आधार राशि कहा जाता है कि हमें संख्या में बहुत अधिक और भी राशियां मिलती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व और भी बहुत सारी राशियां हमें मिलती हैं देखने को, अध्ययन करने पर। लेकिन वो सभी की सभी राशियां इन्हीं मूल राशियों का जब हम आपस में गुणा या भाग करते हैं तो इनके गुणा और भाग से प्राप्त होती हैं और उनके मात्रक भी इन्हीं मूल राशियों के मात्रकों के गुणा या भाग से प्राप्त होते हैं। तो चूंकि अन्य राशियां इन आधार राशियों से ही उत्पन्न की जाती हैं, इसलिए इन राशियों को आधार राशियां कहा गया है। और इन 7 के अतिरिक्त और जो भी राशियां हम देखते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं और उस व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसमें इस आधार राशि के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी होती हैं। एक को हम समतलीय कोण कहते हैं और एक को घन कोण कहते हैं। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये सब चीजें आप लोग अर्लियर क्लासेज में भी पढ़े होंगे, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको एसआई पद्धति के नाम से अभी अभी हम लोग समझे, अब उसके बाद हम कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली राशि आती है द्रव्यमान। अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह द्रव्यमान ये ऐसी भौतिक राशि है जिसे हम आधार भौतिक राशि या मूल भौतिक राशि के रूप में समझ चुके हैं। तो इस द्रव्यमान की कुछ परिभाषा इस तरह की जाती है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के मान को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों, इस शब्द से ही स्पष्ट है द्रव्यमान। जिस द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही द्रव्य है ये, और उसी द्रव्य का मान है। तो कोई भी वस्तु हो द्रव्य से ही बनी होती है। तो उस वस्तु को बनाने में द्रव्य की जितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है, जितना द्रव्य उस वस्तु में लगा होता है, उस द्रव्य के मान को ही हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और इस द्रव्यमान का मापन हम किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, यानी इस द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम, इसी में हम इस द्रव्यमान का मापन करते हैं। इसलिए हम नीचे लिखे हैं कि द्रव्यमान एक मूल राशि है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि द्रव्यमान मूल राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम केजी है। बहुत सिंपल सी बात है, केवल हमें द्रव्यमान की परिभाषा जान लेना है कि कोई पूछे कि द्रव्यमान क्या है तो हम ये बता सके कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के मान को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यह द्रव्यमान एक मूल राशि है, आधार राशि है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई सिस्टम की एक राशि है और इस राशि का एसआई मात्रक किलोग्राम है। इसके बाद एक शब्द आता है भार। ये भार क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से जानने का प्रयास करें कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु को ही पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए ऊंचाई पर रखी वस्तु को अगर छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है, ऊपर नहीं चली जाती है। इसका सिंपल सा कारण है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को ही अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है।
और यह सामान्य सी बात है कि जब भी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी तो वह कोई ना कोई बल आरोपित करके ही खींचेगी। किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने के लिए उस वस्तु पर एक बल आरोपित करना पड़ता है। सामान्य सी बात है, हम लोग अपने डेली लाइफ में भी इस चीज का प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं तो हमें उस वस्तु पर एक बल लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहती है तो वस्तु के अनुसार पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर एक बल लगाना पड़ता है। और किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए पृथ्वी के द्वारा जितना बल उस वस्तु पर लगाना पड़ता है उस बल को ही हम उस वस्तु का भार कहते हैं। अब यहां ये भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं और यहां एक फार्मूला हमको मिलता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो वस्तु का भार W का वैल्यू हमें मिलता है m इंटू जी। अब यहां एक शब्द गुरुत्वीय त्वरण आएगा तो आप लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी पिछली कक्षाओं से ही परिचित हो चुके हैं। अभी अभी जो हम चर्चा किए कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए उस पर एक बल लगाती है, तो जहां पर भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उस बल के कारण उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो अगर पृथ्वी भी वस्तु पर बल लगाकर अपनी ओर खींच रही है तो इस बल के कारण उस वस्तु की गति में एक त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक्चुअल में पृथ्वी के द्वारा जो वस्तु पर बल आरोपित होता है उस बल का नाम गुरुत्व बल होता है और उस गुरुत्व बल के कारण उस वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। ऊपर से अगर वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो चूंकि वस्तु के द्वारा लगाया गया बल भी उसको नीचे ही खींच रहा है, इसलिए उस वस्तु में जो त्वरण भी उत्पन्न होगा वह नीचे की ओर ही होगा। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर जो बल आरोपित किया गया उस बल के कारण उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है और इस गुरुत्व बल के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण का नाम गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हमने देखा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, ये वही द्रव्यमान जो हम लोग ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, अगर उसका द्रव्यमान m हो और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो उस वस्तु का भार हो जाता है W इक्वल्स m इंटू जी। ये वस्तु के भार के लिए एक फार्मूला मिलता है। अब आगे हमें यह देखना है कि यह भार जो है क्या जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 आधार राशियां पढ़े उसमें कहीं भार मिला था? हमें नहीं मिला था। इसलिए भार को हम लिखेंगे कि भार एक व्युत्पन्न राशि है, आधार राशि या मूल राशि नहीं है। और इसका एसआई मात्रक, अब देखो बच्चे यहीं से इसका मात्रक भी बन जाएगा। यह m चूंकि द्रव्यमान है तो इस द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होगा और g गुरुत्वीय त्वरण है, इस गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से यहाँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हमें मिल रहा है यही इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर। और प्रति सेकंड स्क्वायर को हम सेकंड लिख करके उस पर -2 पावर लगा दें तो यह मात्रकों को लिखने का एक सिस्टम है। यहाँ हम सेकंड स्क्वायर को इस किलोग्राम मीटर के बटा में भी लिख सकते हैं और यहाँ अगर हम नीचे लिखते हैं तो इस सेकंड पर +2 पावर लगेगा और अगर हम ऊपर ले आकर के लिख दिए तो उस सेकंड पर वही +2 पावर -2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इस भार का एसआई मात्रक पाए किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 और इसी मात्रक को अगर हम इसको यह 1 लगा दें कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम 1 न्यूटन भी कहते हैं।
तो जो इसका एसआई मात्रक बन रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसे ही हम एक दूसरे नाम न्यूटन से भी जानते हैं, और हम कहते हैं कि भार का या बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद हमें इस द्रव्यमान और भार से संबंधित कुछ हम यहाँ दो नोट लिखे हैं, यह भी समझने योग्य चीज है। नोट में हम फर्स्ट पॉइंट देकर लिखे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, भले ही हम उसका स्थान परिवर्तित कर दें, लेकिन उस स्थान परिवर्तित करने से उस वस्तु के द्रव्यमान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि यहाँ जो सेकंड पॉइंट हम नोट किए हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु का भार परिवर्तित होता रहता है। अब अभी जो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर कि W = m/g, यानी भार निकालने में हमें द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यह गुरुत्वीय त्वरण एक ऐसी राशि होती है बच्चों जिसका मान स्थान स्थान पर बदलता रहता है। जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इस जी का मान बढ़ता जाता है, और हम ये पाते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, वहां पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम मिलता है, और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक मिलता है। और इस तरह हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, इस गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती जाती है। भले ही हम यहाँ अपने प्रेक्षणों में इसका एक फिक्स मान यूज करते हैं गणना करने के लिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान बदलने के साथ साथ बदल जाता है। तो जब यह गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाएगा तो भले ही यह द्रव्यमान फिक्स रहे, लेकिन अगर जी के मान में परिवर्तन होता रहेगा तो कुल मिला करके m/g के मान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इस m/g को ही हम इस वस्तु का भार कहते हैं। अतः यह ध्यान देने योग्य है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु का भार परिवर्तित होता है। तो आप लोग इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे की चीजें बताएं पढ़ाएं। अब हमें इस आयतन शब्द को समझना है। जैसा कि हम लोग द्रव्य को परिभाषित करते समय भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि द्रव्य में आयतन पाया जाता है, यानी स्थान घेरने का गुण होता है। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जब द्रव्य स्थान घेरता है और द्रव्य से ही वस्तुएं बनती हैं, तो प्रत्येक वस्तु ही कुछ स्थान घेरती है, जहाँ भी रखी जाए वो कुछ स्थान घेरेगी, और जितना भी स्थान वह घेरेगी उस घिरे हुए स्थान की माप करें हम, जो कितना स्थान घेरे हुए है, तो उस घेरे हुए स्थान के माप को ही हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यह भी एसआई मात्रक की आधार भौतिक राशियों को देखने से स्पष्ट है कि आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, और इसका एसआई मात्रक होता है घन मीटर, या जिसको हम मीटर क्यूब कहते हैं। यहाँ जब हम द्रवों की बात करेंगे तो द्रवों को प्रायः लीटर में मापा जाता है। दूध हो, पानी हो, या और भी कोई द्रव पदार्थ हो, उस द्रव पदार्थों को लीटर में मापा जाता है। वह लीटर उस वस्तु का आयतन ही होता है, उस द्रव का आयतन ही होता है। लेकिन लीटर बच्चों यह एसआई मात्रक नहीं हो, इसलिए यहाँ द्रवों के संबंध में कुछ जानकारी लेना आवश्यक है कि
जब हम 1000 लीटर कोई द्रव लेंगे तो कहने को तो हम 1000 लीटर कह लेंगे, लेकिन अभी जैसा हमने बताया कि यह लीटर एसआई मात्रा नहीं होता है। तो इस 1000 लीटर का मान होता है 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब बराबर जो 1000 लीटर हम लिखे हैं, इसका मीनिंग ये होगा बच्चों, अगर हम एक ऐसा पात्र ले लें, बर्तन लें, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर हो, तो उस पात्र का आयतन 1 मीटर क्यूब कहलाएगा या 1 घन मीटर कहलाएगा। उस पात्र को अगर हम पूरा भरना चाहें किसी द्रव से, तो उसमें 1000 लीटर कोई द्रव आएगा, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, कुछ भी द्रव हो। अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा ऐसा पात्र है, तो इस एसआई मात्रक में यह आयतन 1 मीटर क्यूब कहलाएगा और उस पात्र को पूरा भरने के लिए हमें 1000 लीटर द्रव की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस आधार पर हम इस 1000 लीटर को अपने एसआई मात्रा में जब हम चेंज करते हैं तो इसको 1 मीटर क्यूब कहते हैं। दूसरी बात, यह 1000 लीटर है। अगर हम कोई 1 लीटर द्रव लेते हैं, यह 1 लीटर द्रव 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई पात्र ले लें, तो जब हम उसका आयतन निकालेंगे तो 10 × 10 × 10 यानी 1000 हो जाएगा। और सेंटीमीटर है तो वह 1000 सेंटीमीटर क्यूब्ड हो जाएगा उस पात्र का आयतन। और उस पात्र को अगर हम किसी द्रव से भरना चाहें, तो उस पात्र को जब हम द्रव से भर देंगे तो उस द्रव का आयतन 1 लीटर होगा। यानी वह पात्र 1 लीटर द्रव में पूरा भर जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ लीटर और मीटर क्यूब का संबंध मिला और यहाँ से लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का संबंध मिला कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम दूसरे रूप में 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। और यहाँ इसी आधार पर इसको समझा जा सकता है कि जब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा पात्र हो जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर में जब हम उसका आयतन निकालेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। लेकिन उसी को अगर हम डेसीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है। तो अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि उस पात्र की लंबाई हो गई 1 डेसीमीटर। चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई हो गई 1 डेसीमीटर। और ऊंचाई भी चूंकि 10 सेंटीमीटर ही है तो ऊंचाई हो गई 1 डेसीमीटर। इस तरह जब हम डेसीमीटर में उसी बर्तन का आयतन निकालेंगे तो 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, यानी लास्ट में हमको 1 डेसीमीटर क्यूब मिलेगा। इसीलिए यह तीनों में रिलेशन याद रखना है कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है और यही चीज़ अगर हम डेसीमीटर में व्यक्त करें तो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। अब रही बात गैस की, तो हम जानते हैं कि कोई गैस जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेता है। तो जब हमको गैस का आयतन निकालना हो तो जो बर्तन का आयतन होता है वही उस गैस का भी आयतन होता है। इस तरह अगर हम ठोस, द्रव और गैस पर विचार करें तो तीनों तरह के पदार्थों के लिए आयतन का मतलब ये है। अगला हमारा टर्म है घनत्व। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व। घनत्व कहने का मतलब शब्द से ही स्पष्ट है बच्चों कि घनत्व का अर्थ घनेपन से होता है। कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, उसमें कण
जितने ही पास पास होंगे कणों में घनापन देखने को मिलेगा, तो उस वस्तु का घनत्व भी अधिक होगा। यानी अगर द्रव्य के कण बहुत पास पास हैं तो उनका घनत्व अधिक होगा, और अगर द्रव्य के कण दूर दूर हैं तो उनका घनत्व कम होगा। यहाँ परिभाषित किया जाता है कि पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व करते हैं। अब एकांक आयतन का मतलब यह है, थोड़े समय के लिए सोचा जाए बच्चों, कि अगर हम 2-3 तरह के पदार्थ लिए हैं, वस्तुएं लिए हैं, और उन जो 2, 3 या 4 प्रकार की हम वस्तुएं लिए हैं, अगर सभी की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, लेकिन अगर वो वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी हैं, तो उस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर माप का जब हम वह वस्तु ले रहे हैं तो कन्फर्म है कि उस वस्तु का आयतन 1 मीटर क्यूब्ड होगा। इस 1 मीटर क्यूब्ड को ही हम एकांक आयतन कहेंगे। और अगर सभी वस्तुओं का आयतन एकांक है, 1 मीटर क्यूब्ड भी है, तो उसमें से जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का घनत्व अधिक कहलाएगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का घनत्व कम कहलाएगा। यही एकांक आयतन के द्रव्यमान का मतलब है कि अगर आयतन एकांक है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान हमें अधिक मिलेगा उस वस्तु का घनत्व भी अधिक कहलाएगा, और उस एकांक आयतन में जिस वस्तु का द्रव्यमान हमें कम मिलेगा उसका घनत्व भी कम कहलाएगा। इस घनत्व को प्राप्त करने का एक सूत्र भी होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आप किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके आयतन से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमें उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व मिल जाता है। अब ये बात बताने से निसंदेह स्पष्ट है कि अगर आयतन समान है 2-3-4 वस्तुओं का, उसमें से एक वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा मिल रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान कम मिल रहा है, और इस आधार पर हम कह रहे हैं कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका घनत्व भी ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान कम है उसका घनत्व भी कम है, तो स्पष्ट है कि जिस वस्तु में कण बहुत ही पास पास है, कणों में घनापन है, उसका घनत्व अधिक मिलेगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जिसमें कण दूर दूर होंगे यानी कणों में उतना घनापन नहीं मिलेगा, उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। और इस तरह द्रव्यमान अगर कम हो जाता है तो उसका वस्तु का घनत्व भी कम हो जाएगा। तो ये घनत्व की बात है, द्रव्यमान बटा आयतन। यह घनत्व भी एक व्युत्पन्न राशि है, और जो यहाँ पर हम सूत्र लिखे हैं, इस सूत्र के आधार पर ही हम इस घनत्व का एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। चूँकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब्ड होता है, तो ऊपर लिखा जा चुका है। यहाँ घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ नीचे हम लिखे हैं कि घनत्व एक व्युत्पन्न राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पावर -3 कहो, या इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब्ड कहो, ये इसका एसआई मात्रक है। अगला हमारा टर्म है तापमान। तापमान से मतलब यह है बच्चों कि हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को उष्मीय ऊर्जा दी जाती है तो उसका वो वस्तु गर्म हो जाती है। जब किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है तो भी वह वस्तु गर्म हो जाती है। तो अगर 2 वस्तुएं हमारे सामने रखी गई हों, 2 बर्तन में पानी ही रखा हुआ हो, एक पानी में जब हम हाथ डालते हैं तो वो ज़्यादा गर्म प्रतीत होता है, महसूस होता है, और दूसरे बाल्टी में हाथ डालते हैं तो वह कम गर्म महसूस होता है। तो इतना अगर हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म है, तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि इन दोनों बर्तनों का जल कितना गर्म है,
तो इस चीज को बताने के लिए हाउ मच वार्म, कितना गर्म है, या कोई वस्तु कितनी ठंडी है, यह बताने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसी भौतिक राशि का नाम तापमान होता है। अतः तो तापमान के बारे में यह डिफिनीशन दे सकते हैं कि तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप होती है। हम तापमान नामक भौतिक राशि के द्वारा ही यह बता सकते हैं कि जो वस्तु गर्म है वो कितनी गर्म है, या अगर कोई वस्तु ठंडी है तो वह कितनी ठंडी है। तो इस तरह से जो वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन की माप बताने वाली जो भौतिक राशि होती है उसी का नाम तापमान होता है। इस तापमान को मापने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पैमाने बनाए गए हैं, जिनमें से हमें मुख्य रूप से 3 पैमानों के बारे में जानना है, जिसे हम तापमापन के मुख्य पैमाने हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। ये जो पहला पैमाना होता है इसको हम सेल्सियस पैमाना कहते हैं, और इसको व्यक्त करने के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो पैमाना होता है इसे हम फ़ारेनहाइट पैमाना कहते हैं, और इसको व्यक्त करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। और जो तीसरा पैमाना होता है जिसे हम केल्विन पैमाना कहते हैं, इसको हम केवल के से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर के के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तापमापन के 3 मुख्य पैमाने हैं। वैसे तापमापन का एक और भी पैमाना होता है जिसे र्यूमर कहा जाता है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें तापमापन के इन 3 पैमानों को ही याद रखना है। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। सेल्सियस पैमाने को डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करेंगे, फ़ारेनहाइट पैमाने को डिग्री फ़ारेनहाइट में व्यक्त करेंगे, और केल्विन पैमाने को केवल के लिख करके केल्विन कह के ही व्यक्त कर लिया जाता है। तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ताप के 3 महत्वपूर्ण पैमानों का नाम जानने के बाद इन पैमानों में कुछ पारस्परिक संबंधों पर विचार करेंगे, जिनके द्वारा हम एक पैमाने में दिए गए तापमान को दूसरे पैमाने में कन्वर्ट कर सकें। इससे ये जो हमारा पहला संबंध होता है वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में एक संबंध मिलता है। अगर हम सेल्सियस पैमाने को जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करते हैं और फ़ारेनहाइट तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट से व्यक्त करते हैं, तो इन दोनों में आपसी संबंध यह होता है कि डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल्स डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, या इसी संबंध को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कक्षांतरण के द्वारा इस रूप में भी पाते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9 डिग्री सेल्सियस बाई 5 + 32। इन दोनों संबंधों को, मतलब दोनों संबंध एक ही हैं, केवल लिखने का मेथड 2 हो गए हैं। तो इसके द्वारा हम डिग्री सेल्सियस में दिए गए तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट में दिए गए तापमान को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा जो ताप के पैमानों में संबंध होता है तो यह है सेल्सियस और केल्विन पैमाने में संबंध। तो यह संबंध भी बड़ा सीधा और सरल होता है। केल्विन इक्वल्स डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। यानी अगर कोई तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें 273.16 अगर जोड़ दें तो वह तापमान डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। या
अगर किसी वस्तु का तापमान केल्विन में ही दिया हुआ है तो उसमें से 273.16 अगर माइनस कर देते हैं तो वह तापमान डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दो संबंधों को जानने के बाद एक शब्द आता है तापमान के संबंध में जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। यह परम शून्य ताप का मतलब यह होता है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम ताप जो संभव है उसी तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं, और संख्या में इस ताप को हम 0 केल्विन कहते हैं। तो सीधी सी एक लाइन में हमें समझ लेना है कि 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, क्योंकि इससे कम ताप संभव नहीं। सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमें ऋणात्मक तापमान भी मिल सकते हैं, लेकिन केल्विन पैमाने पर सबसे जो छोटा तापमान होता है वो 0 केल्विन होता है। इसलिए केल्विन पैमाने पर हमें कभी तापमान का ऋणात्मक मान नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद है संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन। कभी कभी बच्चों हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को या बहुत ही छोटी संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखा हुआ देखते हैं। इसे पहले की कक्षाओं में भी बहुत ऐसी संख्याओं को हम लोग देख चुके हैं जो 10 की घात के रूप में लिखी गई होती हैं, और उन 10 की घात के रूप में लिखी गई संख्याओं को ही हम संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। और संख्याओं को इस तरह वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने का कारण है कि जब कोई संख्या बहुत बड़ी हो जाती है या कोई संख्या बहुत छोटी हो जाती है तो उनको लिखना, एक बार अगर लिखना हो तो उतना मुश्किल नहीं होता, लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं का आपस में हमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना हो, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि हम उसका सही सही जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या जानते हैं कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक जो मौलिक कण होते हैं, इन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉनों का आवेश धनात्मक होता है, लेकिन उस आवेश का जो संख्यात्मक मान होता है उसको लिखा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां इस आवेश के मान को 10 के पावर के रूप में लिखा गया है। तो अभी जैसा हम बताए, यह संख्या एक वैज्ञानिक संकेतन है, और नॉर्मली अगर हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में न लिखें तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं, यहां जो पावर 19 लगा है, अगर हम इस भाग से दशमलव के चिन्ह को अगर 19 स्थान बाएं कर दें तो ये पूरा 10⁻⁻19 जो लिखा हुआ है, इस टर्म को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ 0 लगा लें, इसके बाद 0 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 और यहाँ 16, और यहां हम कूलम लिख दें। बच्चों, ये संख्या भी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश का ही मान है। अब देखने से लग रहा है कि यह लिखना आसान है कि यह लिखना आसान है। तो इस 0 को काउंट कर लिया जाए कि कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सही है। तो इस आवेश के मान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो एक बार अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही अगर दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का आपस में जोड़ना हो, उन इलेक्ट्रॉनों के आवेश का आपस में घटाना करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो यह इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं पर यह मौलिक संक्रियाएं करना, जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया करना, एक ऐसा जटिल कार्य हो जाएगा जिसमें त्रुटि होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसीलिए इन संख्याओं को इस रूप में व्यक्त करने की एक विधि मिली हमें, और जब भी हम इस संख्या को इस रूप में व्यक्त कर देंगे तो हम कहेंगे कि हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का या एक प्रोटॉन के आवेश का वैज्ञानिक संकेतन किए हैं। इसी तरह जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यह होती है 3.000000000 इंटू 10 नहीं मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेट मान तो इससे भी कुछ कम ही होता है, लेकिन राउंड फिगर में इतना मान लिया जाता है। अब यहां देखो बच्चों, यहां डेसिमल पॉइंट यहां है, इसको अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 स्थान अगर लेफ्ट में कर ले तो यहां हम लिख लेंगे 3.0 और यहां 10 पर हम 8 पावर लगा करके और इसका यूनिट लिख देंगे। तो ये भी निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये भी निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन ये दोनों संख्याएं, यह संख्या 1 से बहुत छोटी है और यह संख्या 1 से बहुत बड़ी है। इन दोनों संख्याओं को अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में लिख लेते हैं तो इनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सरल हो जाता है। इसीलिए इस तरह की संख्याओं के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया गया। और अब हम कुल मिलाकर के इस वैज्ञानिक संकेतन के रूप में देख रहे हैं कि इसमें एक ये दशमलव वाला भाग होता है और एक 10 की घात वाला भाग होता है। यहां पर भी ये दशमलव वाला भाग है, ये 10 की घात वाला भाग है। तो जो ये दशमलव वाला भाग बनता है इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो यह 10 पर घात लगी होती है इस घात को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो यह एक हमको ऐसा फॉर्म मिल जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन। यहां पर भी कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन। इसलिए शब्दों में जब हम व्यक्त करते हैं कि संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन क्या है, तो हम कहते हैं कि किसी संख्या को कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन के रूप में व्यक्त करने को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगी इन दो उदाहरणों से। दोनों उदाहरणों में हमें कैपिटल एन भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3.0 और यहाँ पर 1.6 है, और स्मॉल एन का मान यहाँ पर 8 है और यहाँ पर -19 है। तो जो भी संख्या वैज्ञानिक संकेतन में लिखी जाती है उसमें ये दो भाग बनते हैं, एक दशमलव वाला पार्ट बनता है और एक 10 की घात वाला पार्ट बनता है। तो जो दशमलव वाला पार्ट बनता है उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो 10 की घात वाला पार्ट बनता है उसे हम 10 तो 10 है, लेकिन जो स्मॉल एन उस पर पावर लगा होता है वह 10 टू द पावर स्मॉल एन वाला पार्ट बन जाता है। इसीलिए यहां लिखा गया है कि किसी संख्या को कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन के रूप में व्यक्त करने को वैज्ञानिक संकेतन का, या स्पष्ट भी कर दिए हैं हम कि स्मॉल एन को चर घातांक कहते हैं। जो यहाँ स्मॉल एन के रूप में ये जो पावर लगा है इसको चर घातांक कहते हैं। चर का मतलब यह परिवर्तनशील है, जैसा अभी दिख रहा है कि यहाँ पर इस एन का मान -19 है तो यहाँ इसका एन का मान +8 है। तो संख्याओं के अनुसार इस स्मॉल एन का मान परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यह चर है। और चूंकि घात के रूप में है यह स्मॉल एन, इसलिए यह एक घातांक है। तो दोनों शब्दों को मिला जुला कर हम कहते हैं कि स्मॉल एन एक चर घातांक है। और आगे इसके मान के संबंध में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जैसे यहाँ
स्मॉल एन का मान धनात्मक है तो यहां पर स्मॉल एन का मान ऋणात्मक। और जो कैपिटल एन है, इस कैपिटल एन को हम डिजिट टर्म कहते हैं बच्चों, याद रखना इस शब्द को। जो कैपिटल एन होता है या वैज्ञानिक संकेतन में जो दशमलव वाला पार्ट होता है उसे हम डिजिट टर्म कहते हैं। और इसका मान लिखा है कि 1.000 डॉट डॉट डॉट, मतलब उसी तरह 0 आगे बढ़ते रहेंगे और यहाँ 9.999 डॉट 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 के बीच होता है। इस सेंटेंस का एक ही मतलब है बच्चों कि इस कैपिटल एन का मान 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। अगर कैपिटल एन का मान 1 और 10 के बीच में नहीं है, 1 से छोटा हो गया या 10 हो गया या 10 से बड़ा हो गया, तो वह एन के मान की सीमा में नहीं आ पाता है। यानी हमेशा यह ध्यान रहे कि कैपिटल एन का जो मान है वह 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। इस चीज को थोड़ा और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे यहां पर हम ये आवेश का मान इतना हम लिख चुके हैं, हम इसमें क्यों यह 10 पर -19 पावर लगा है, इसलिए लगा है बच्चों कि यहां जो यह दशमलव का चिन्ह है, इस दशमलव के चिन्ह को हम जितना स्थान दाहिने खिसकाते हैं, ध्यान दें, दशमलव के चिन्ह को जितना ही स्थान हम दाहिने ले जाएंगे 10 पर उतनी ही ऋणात्मक घात लगती है। और यहां दशमलव के चिन्ह को जितना स्थान हम बाएं खिसकाते हैं 10 पर उतनी ही धनात्मक घात लगती है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो यहां से हम दशमलव को 19 स्थान दाहिने ले आकर के 1 और 6 के बीच में लगा दिए हैं यहाँ। अब चूंकि यह दशमलव का चिन्ह 19 स्थान यहां दाहिने आया है तो 10 पर पावर बना है -19। यहां दशमलव का चिन्ह 8 स्थान बाएं आया है, इसलिए यहां 10 पर +8 पावर लगा है। ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम 10 की घात के रूप में लिखने के लिए या वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए अगर हम संख्या में दशमलव का चिन्ह जहां है वहां से जितना स्थान दाहिने खिसकाएंगे 10 पर उतना ही माइनस पावर लगाएंगे, और दशमलव के चिन्ह को जितना स्थान बाएं खिसकाएंगे 10 पर उतना ही प्लस पावर लगाएंगे। अब जब यही नियम है घात लगाने का, तो हम इस दशमलव को यहां भी तो ले आके लगा सकते थे। यहां अगर मान लो थोड़े समय के लिए लगा देते तो हम इसको ये भी तो लिख सकते थे कि 16 × 10⁻⁻20, क्योंकि अगर वहां दशमलव हम लगाते हैं इसका मतलब कि हम दशमलव के चिन्ह को 20 स्थान दाहिने ले गए, और जब 20 स्थान दाहिने ले गए हैं तो 10 पर -20 पावर लगेगा। लेकिन यह त्रुटिपूर्ण इसलिए माना जाएगा कि जब हम इसको यहां ले आ लेंगे तो ये जो कैपिटल एन वाला पार्ट बन रहा है यह 16 हो जाएगा, जबकि अभी हम पढ़ रहे हैं इस कैपिटल एन का मान 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। यहां यह बात गलत सिद्ध हो जाएगी, इसलिए हम इस दशमलव के चिन्ह को केवल 19 स्थान दाहिने ले जा करके 1.6 लिख करके और 10 पर -19 पावर लगाएंगे। यहां भी समझा जा सकता है कि यहां जो दशमलव का चिन्ह है उसको अगर हम 8 स्थान यहां लाते हैं तो ये 3.0 × 10⁸ बनेगा। अगर हम इसको 7 ही स्थान इधर ले आए तो यह 30.0 हो जाएगा, और तब यह 10 पर 7 पावर लगेगा। लेकिन चूंकि 30.0 हो जाने से वह संख्या 10 से बड़ी हो जाएगी, और जबकि इस कैपिटल एन का मान हमें 1 और 10 के बीच में ही रखना है, इसलिए इस प्रकाश के चाल को हम यहां 8 स्थान बाएं ले आकर के 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन समझ में आ गया होगा। कब हम 10 पर प्लस पावर लगाएंगे और कितना लगाएंगे, कब उस 10 पर माइनस पावर लगाएंगे और कितना लगाएंगे, ये सब चीजें भी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसका
स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं पर जो मौलिक संक्रियाएं हैं, अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, तो इनको समझने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले हम लोग गुणन और भाग की क्रिया को समझे कैसे करेंगे, और ये मौलिक संक्रियाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उदाहरणों के माध्यम से ही समझना बेहतर होगा। इसलिए हम इस उदाहरण में ये दो संख्याएं लिए हैं। एक है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10, यानी ये एक संख्या है और यह एक संख्या है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस नियमानुसार इसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसा हम लोग जान चुके हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं को या 10 की घात के रूप में लिखी गई संख्याओं के दो पार्ट्स होते हैं। एक इस पार्ट्स को हम डिजिट टर्म कहते हैं और इसको हम 10 टू द पावर स्मॉल n वाला पार्ट कहते हैं। तो जब भी हमें इस रूप में लिखी गई दो संख्याओं का गुणा करना हो तो हम इस डिजिट टर्म में डिजिट टर्म का गुणा कर लेते हैं। जैसा हम लिख लिए यहाँ पर कि 7.5 इंटू 2.5, ये दोनों के डिजिट टर्म हो गए, इनका हमें आपस में गुणा करना है। और इंटू ये 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 10, इनका हमें 1 में गुणा करना है। साधारण गुणा की रीति से अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हम पाएंगे 18.75 इंटू 10 पावर। अब यहाँ 10 की घात के रूप में दोनों संख्याएं हैं, तो घातांकों का नियम हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर आधार बराबर हो और घातांक वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो हम उसी आधार पर उन घातों को जोड़ के लिखते हैं। इस तरह यहाँ 10 पर ये 8 और 10 जोड़ देंगे तो पावर 18 हो जाएगा। तो हम पाएंगे 18.75 इंटू 10 पावर 18। अब यहाँ थोड़ा सा हमको संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन ये होगा कि हम वैज्ञानिक संकेतन में यह जान चुके हैं कि ये जो डिजिट टर्म होता है जिसको हम कैपिटल N कहते हैं, इसका मान हमेशा 1 और 10 के बीच होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका मान 18.75 मीन्स या 10 से ज्यादा हो गया। तो इसके लिए हम इसको 1 और 10 के बीच में लाने के लिए इस दशमलव चिन्ह को यहाँ 1 और 8 के बीच में ले आ देंगे। अब यह 1.875 हो जाएगा, तो यह 1 और 10 के बीच में हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ हम दशमलव के चिन्ह को एक स्थान और बाएं ले आ रहे हैं, तो इस 10 की घात 1 और प्लस हो जाएगा। इस तरह 1.875 इंटू 10 पावर 19, ये हमारा फाइनल आंसर मिलेगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। इन्हीं दोनों संख्याओं में अगर हम भाग की क्रिया करते हैं, जैसा यह सेकंड है कि 7.5 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 पावर 10, यहाँ हम डिजिट टर्म में डिजिट टर्म का भाग करेंगे, यानी 7.5 बाई 2.5, और यहाँ 10 के पावर वाली संख्याओं का आपस में भाग करेंगे। यहाँ 7.5 बाई 2.5 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 पावर 10। ये भाग करने पर ये 3.0 हो जाएगा, ये संख्या कटपिट करके। और जैसे यहाँ हम गुणा में उसी आधार पर घातों को जोड़ देते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि भाग की क्रिया में उसी आधार पर घातों को घटा के लिखा जाता है। तो जब हम 10 पर 8 में से 10 घटाएंगे, यानी 8 माइनस 10 करेंगे, तो 10 का पावर -2 बचेगा। और इस तरह से यह भाग की क्रिया में इन दोनों का हम आंसर पाएंगे 3.0 इंटू 10 पावर -2। ये गुणा वाला ये आंसर हो गया और ये भाग वाला आंसर हो गया। जब इस वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं को जोड़ना या घटाना होता है, तो इसमें हमें
थोड़ा सा अलग मेथड फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ हेडिंग लगाए हैं कि योग और अंतर की क्रिया। उदाहरण में यही दोनों संख्याएं हैं, 7.5 इंटू 10 पावर 8 प्लस 2.5 इंटू 10 पावर 10। जिन दो संख्याओं का यहाँ पर हम गुणा किए हैं, यहाँ पर भाग किए हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ पर हमें जोड़ना है। तो जोड़ने में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है तो यह होता है कि जिन जिन संख्याओं को हमें जोड़ना है सभी में 10 की घात बराबर करनी पड़ती है। और हम यह जानते हैं कि घातों को घटाने बढ़ाने के लिए हमें डिजिट टर्म में दशमलव के चिन्ह को दाएं बाएं खिसका कर और 10 पर जो घात लगी है उसको हम कम अधिक कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन है कि या तो हम इस 10 पावर 8 को 10 पावर 10 बना दें या इस 10 पावर 10 को 10 पावर 8 बना दें। दोनों स्थिति में ये दोनों घातें एक जैसी हो जाएंगी। तो अगर हम इसको 10 पावर 10 बनाते हैं तो चूंकि इसमें दो घात और बढ़ रही है, इसलिए इसमें से दशमलव के चिन्ह को हम 2 स्थान और बाएं कर दें। तो जो 7.5 है इसके जगह पर 0.075 कर दें तो यहाँ 10 का पावर 10 हो जाएगा और प्लस ये जैसे है उसी तरह इसको हम लिख लिए। अब जब दोनों में 10 पावर 10 ये मिल गया तो इस 10 पावर 10 को हम कॉमन निकाल देंगे और कॉमन निकालने के बाद जो इसमें हमको मिला 0.075 प्लस यहां से मिला 2.5, ये हम ब्रैकेट में लिख लिए और जो कॉमन यहां निकला है इसको इंटू 10 पावर 10 लिख लिए। अब सिंपली हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम पाएंगे 2.575 इंटू 10 पावर 10 और इस तरह से हमारा ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यह आंसर मिलेगा 2.575 इंटू 10 पावर 10। और इसी से मिलती जुलती हमारी घटाने की भी क्रिया होगी। घटाने में भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम 10 की घात को दोनों संख्याओं में बराबर करने की कोशिश करेंगे और जैसा अभी अभी हम बताए उसी नियमानुसार यहाँ 2.5 इंटू 10 पावर 10 जैसे है वैसे हम लिख लिए। और यहाँ चूंकि इस 10 के घात 8 को 10 की घात 10 बनाना है तो फिर हम इस दशमलव चिन्ह को 2 स्थान अगर और बाएं कर देते हैं, यह 10 की घात 10 बनेगी। तब हम पाएंगे 2.5 इंटू 10 पावर 10 माइनस 0.05 इंटू 10 पावर 10। फिर जैसे हम जोड़ने की क्रिया में किया है उसी तरह घटाने में भी दोनों में से हम 10 पावर 10 को यहाँ कॉमन निकाल कर लिख देंगे और यहाँ हमको ब्रैकेट में मिलेगा 2.5 माइनस 0.075 और इसमें से इसको हम बहुत सरल तरीके से घटा सकते हैं। ये घटाने पर हम पाएंगे 2.425 इंटू 10 पावर 10। इस तरह से हम इस वैज्ञानिक संकेतन में लिखी गई संख्या को घटाते हैं। तो ये चारों उदाहरणों के माध्यम से अब हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को व्यक्त किया गया है तो हम किस तरह से उनका जोड़ घटाना गुणा और भाग कर सकते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और अंत में मैं फिर आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी टीचिंग आप लोगों को पसंद आ रही हो, हमारी बताई गई बातें समझ में आ रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने जा सके और आप लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।